शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। या आपकी एसएसटी की है तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट, सब कुछ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, 8th क्लास के। इसके अलावा जो आपकी इंग्लिश मीडियम्स की वर्कशीट्स आई हैं वो सारी भी मैंने बनाई है। इसी के साथ आपकी साइंस की वर्कशीट आई है, वो भी दोनों मीडियम की मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ले सकते हैं। अब आपको एक बात और बता दूँ, क्योंकि कल आपकी दिवाली है, इस वजह से कल आपकी कोई भी वर्कशीट नहीं आएगी, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद मंडे को भी ना आए, अगर आती है तो मैं अपलोड कर दूंगी, अगर नहीं आती है तो जैसा होगा आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल लेकिन कल की वर्कशीट नहीं आई है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, आप लोग इसे कर लेंगे अच्छे से। तो पहले आपको लिखना है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। अब यहाँ क्या लिखा है, सर्वोच्च की नीति। अब ये सर्वोच्च नीति क्या है, सर्वोच्चता की नीति है क्या, तो चलिए इसे जानते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि अब आपको पता था किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपने पैर फैलाए, किस तरह से उसने तरक्की शुरू करी और किस तरह से वो धीरे धीरे करके एक हमारे घर का आया मेहमान हमारे घर का मालिक बन के बैठ गया, है ना। तो वही चीज़ आज हम उसे डिटेल में जानेंगे। तो लिखा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की, यानी एक नई नीति शुरू की। इस नीति में क्या था, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी जो भारत के राज्यों में नीतियाँ चल रही थी वो सब बेकार है, जो भी ईस्ट इंडिया बना रही है वो सबसे अच्छी है। इनकी नीति के तहत ये था। क्योंकि मैं आपको एक बात बिल्कुल खुला फ्रेंडली बताऊं, ये लोग पता है क्या सोचते थे कि जो हिंदुस्तानी है ना, इनकी आज भी थिंकिंग यही है कि हिंदुस्तानी नंगा भूखा लाइक है ना, पुअर इंडियंस, है ना, ये चीज़ें ये मानते हैं। और उस दौर में ये वाकई ऐसा मानते थे कि हिंदुस्तानी जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, वो वाला हाल था इन लोगों का, इसीलिए इन्होंने ये काम किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यानी अब वो क्या सोचते थे कि मतलब उन्हें ये डर भी था कि कहीं ना कहीं भाई आप जाहिर सी बात है, एक पूरा एरिया जिन लोगों का हो वहाँ आप चंद लोग आके राज करो तो आपको डर तो लगेगा ही ना कि कहीं से कोई भी जुट होकर हमें भगा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने भारतीय रियासतों पे कब्जा करना शुरू कर दिया या फिर उनको धमकी देने लगे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लूँगा। ये सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही, यानी कि ये बाद में उनकी नीतियाँ बनती चली गई। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ, यानी उसका पूरी जोर से विरोध किया गया जब अंग्रेज़ों ने दक्षिणी भारत में कित्तूर, यानी कि जो अब कर्नाटका राज्य में है, जैसे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो कित्तूर की रानी जो थी, क्या नाम था उनका, चिन्नेमा, ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब क्या हुआ, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी अब उन्हें 1824 में गिरफ्तार किया गया और 29 में यानी 5 साल बाद वो मर गई बेचारी। रानी चिन्नेमा का बाद दूर, यानी कि अब उनके बाद क्या हुआ, दूर स्थित सेंगोली के एक गरीब चौकीदार रियासत ने इस प्रतिरोध को जारी रखा। यानी जब वो मर गई उनके बाद एक दूर कोई गांव था, वहाँ पे एक गरीब चौकीदार था, उसने इसको आगे तक बढ़ाया। क्योंकि देखिए ऐसा था, कुछ लोग पीछे भी हट जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, और वो जमकर उसका मुकाबला करते थे। और उस ज़माने में जब लड़ाई की बात आती है तो जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी हो, हम सब एक हैं तो एक ही हो जाते। फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या हैं, कितने पढ़े हैं या हमारे पास कितना पैसा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया था। अब क्या लिखा है, चौतरफा समर्थन और सहायता, चौतरफा यानी चारों तरफ से, है ना, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज़ों को नष्ट कर दिया। यानी जो भी चीज़ें लिखी हुई थी ब्रिटिश की, जो उन्होंने कानून वगैरह लिख के बनाए थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है वो बहुत आसानी से नहीं हुआ, उसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जानें दी हैं, ठीक है। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं, यानी इस तरह से जो उनका अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया गया, उनके खिलाफ बोले गए, तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिनको इस तरह से मार दिया गया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव
से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। यानी अब उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस हमसे ज़्यादा ताकतवर हो रहा और रूस ही इसको अपने कब्जे में कर ले और हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर भारत यानी उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। यानी अब वो उत्तर की तरफ भी आने लगे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। अब आप देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, पहले ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत ये सब एक ही था, ठीक है। तो इन्होंने देखिए अफगानिस्तान पे, सिंध पे और पंजाब पे सब जगह अपना स्थापन कर लिया, ठीक है। अब क्या लिखा है, विलय नीति। अब ये विलय नीति क्या थी, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हिलोजी के शासनकाल में चली, ठीक है। अब लॉर्ड हिलोजी ने क्या किया, लॉर्ड हिलोजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है, यानी अगर मान लीजिए कोई बादशाह है, उसकी बेटी, कोई बेटा नहीं है, तो जैसे रज़िया सुल्तान बनी है ना, या बादशाह था वो मर गया था तो उनकी जगह पे रानी लक्ष्मीबाई बनी। तो ये कहने का मतलब कि पहले लड़कियों ने भी बागडोर संभाली, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका एक फ़ायदा ये उठाया, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा बादशाह मरता है जिसका कोई आदमी वारिस नहीं, यानी उसका कोई बेटा या भाई नहीं है उसकी जगह पे बैठने के लिए, तो बेटी को या बहन को उसकी राजगद्दी या बीवी को उसकी राजगद्दी नहीं दी जाएगी और वो सारा हिस्सा जो है वो कौन कब्जा कर लेगा, कंपनी कब्जा कर लेगी, ठीक है। तो ये भी इनका मतलब वही है ना, चित भी मेरी पद भी मेरी, सिक्का तो है ही मेरे बाप का, कर लो क्या कर लोगे, वो वाला हाल था इन लोगों का, ठीक है। जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके बादशाह को मार दिया होगा धोखे से, और जो इनकी रियासतें होंगी उनके बाद कोई विरासत से वो होगा नहीं वारिस उस पे बैठने के लिए। वारिस किसे कहा जाता है, वारिस का मतलब होता है कि जब जैसे मान लीजिए अब आपके दादाजी हैं, दादाजी के बाद आपके दादाजी की सारी संपत्ति आपके पापा या आपके चाचू या आपके ताया जी को जाएगी। तो आपके ताया जी, पापा और चाचू, यही तीन जो है आपके दादाजी की सारी संपत्ति के वारिस हैं। देन जो पापा की संपत्ति है, पापा की संपत्ति के बाद उसके वारिस आप, आपकी सिस्टर्स, ये लोग हैं, है ना। तो इसी तरह से होता है ये, तो उसे ही हम वारिस कहते हैं। तो अब इन्होंने इतनी जगहों को हड़प लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को, अवध यानी लखनऊ है ना, लखनऊ को अवध कहा जाता था, उससे इर्द गिर्द के एरिए को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। अब उन्होंने क्या तर्क दिया, देखिए, कोई भी काम आप बिना फैक्ट के नहीं कर सकते। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम आप आज वीडियो लेट क्यों डाल रही हैं, तो मैं बताऊँगी ना कि मेरा रीज़न ये है जो मैं लेट डाल रही हूँ। लेकिन अब क्या, अगर मैं कहूँ, अरे अगर मैं कहूँ नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो लेट डाल रही हूँ, कोई बात नहीं, तो क्या है उस पर फिर आपको रहेगा कि लगता है मैडम को या तो इंटरेस्ट नहीं है अब पढ़ाने में, या मैम जो है पढ़ाना नहीं चाह रही हैं, है ना। तो उस तरह से क्या होगा, फिर आप मेरे खिलाफ हो जाओगे, आप मेरे चैनल को नहीं देखोगे, है ना। तो इस तरह से ये बात आती रहती है। तो इन्होंने भी यही काम किया, इन्होंने रीज़न दिया कि हमने अवध को क्यों हड़पा। तो अब अवध को हड़पने का उन्होंने क्या रीज़न दिया, अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए, यानी कि अवध के जो नवाब थे वो गंदे थे, वो गलत शासन कर रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें आज़ाद कराया, कर्तव्य से बंधे हुए हैं, यानी इसीलिए हमने उस अवध पर कब्जा करना को मंजूर करा, मतलब मेरी मजबूरी थी उसे कब्जा करना। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया है, यानी कि आपके जो भी प्रिय नवाब है उन्हें गद्दी से जब हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने 1857 में के महान विद्रोह में शामिल हो गए। आज़ादी की जो पूरी प्रॉपर वे में सबसे पहली जो जंग हुई है, जिसे हम लोग पहली जंग आज़ादी कह सकते हैं, वो आपकी जो है 1857 की ही जंग आज़ादी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। 1857 में जिसमें बहादुर शाह जफ़र भी शामिल थे, और इसी जंग के बाद जब बहादुर शाह जफ़र को हरा दिया गया तो पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे या बड़े सग़ीर पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, ठीक है। भड़क उठी और वो सब उसमें शामिल हो गए। अब चलिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला है सर्वोच्च नीति। क्या थी सर्वोच्च नीति, का किसके नेतृत्व में शुरू की गई, यानी क्या थी सर्वोच्च नीति और इसको किसके नेतृत्व यानी किसने शुरू किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी जो वो कह रहे हैं वो सबसे सही है और बाकी जो कह रहे हैं वो सब बेकार है। इसीलिए वे भारतीय राज्यों से भी ऊपर थे और वो यही अपनी जो चीज़ें थी वही करना चाहते थे। और ये जो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन था ना कि ये पॉलिसी कब बनी और किसके नेतृत्व में बनी, तो ये पॉलिसी जो है लॉर्ड जनरल के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था और ये सिद्धांत अनैतिक क्यों था, यानी कि ये सिद्धांत क्या था और ये सिद्धांत गलत क्यों था, ये आपको बताना। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि ये नीति है ये इस सिद्धांत के ऊपर है कि अगर कोई बादशाह भारतीय शासक मर जाता है और उसकी कोई पुरुष वारिस नहीं होता, यानी कोई जेंट्स नहीं होते उसके बाद, यानी उसका भाई या उसके मतलब बेटा हो या कोई इस तरह से अगर कोई जेंट्स नहीं है उसके परिवार में, तो वो सारी जो रियासत है वो अंग्रेज़ों द्वारा हड़प ली जाएगी और कंपनी के क्षेत्र में वो चली जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये जो पॉलिसी थी ये अनैतिक कैसे थी, तो आप इसको लिखेंगे क्योंकि कंपनी ये काम ज़बरदस्ती कर रही थी और इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं था जिससे ऐसा लगे आपको कि ये कोई रूल्स है ना, इसीलिए ये सब अनैतिकता के तहत आएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, सर्वोच्चता का जो नीति थी के तहत दक्षिणी भारत के किस राज्यों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ, तो अब दोनों आंसर आपको बताने कि किन राज्यों पर कब्जा किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने दक्षिणी भारत में, ये देखिए ये मे के ऊपर डॉट है, ठीक है, में कितूर जो राज्य था जो अब कर्नाटका में है उसको कब्जा करने की कोशिश करी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की जो रानी थी उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जब मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू करा तो ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानियों ने उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब भी बराबर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी, यानी उसको क्यों डर लग रहा था रूस के प्रभाव से। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि 1830 के अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रूस के बारे में पता चला तो उन्हें चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस एशिया को पार करता हुआ, मतलब पूरे हिस्से को कब्जा करता हुआ उत्तर पश्चिम से भारत की तरफ आ जाए और हमारा जो है मतलब क्योंकि रूस जो उस वक्त एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आ रहा था, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले और इतनी अच्छी सरजमीन हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे कि रूस की बढ़ती ताकत को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा लगने लगा था और वो इसीलिए डर रहा था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि यदि हम कित्तूर के नागरिक होते तो हम कंपनी का विरोध इसलिए करते क्योंकि एक तो उन्होंने हमारी रानी को कैद कर लिया था जिसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना, और दूसरा ये कि हमारे राज्य को हड़पना चाहते थे वो, हम अपना राज्य क्यों दें किसी को, है ना। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपने देश की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है, अपने देश की अपने इलाके की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस वजह से अगर हम उस जगह पे होते तो हम भी वही करते जो वहाँ के एक चौकीदार ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किस सोच को दर्शाती है। तो अब देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि विरल नीति और सर्वोच्चता की नीति के तहत अंग्रेजों की किस मानसिकता का पता चलता है। तो देखिए उसका ये पता चलता है कि वो किस तरह से भारत पर अपनी मनमर्जी चला रहे थे और भारत पर उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा था, वो भारत पर राज करना चाहते थे और भारत के ऊपर कब्जा उनका बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सारे आंसर लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सैटरडे को आपकी वर्कशीट नहीं आएगी, जो वर्कशीट्स आपकी रह रही हैं आप लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे और इन सब चीज़ों को याद करेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।